हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, माय चाइल्डहुड, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है दिस लेसन। एंड ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी इज़ a composition where somebody writes about himself or herself। यानी जहाँ कोई लेखक अपने बारे में लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब दूसरों के बारे में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। तो माई चाइल्डहुड ये अब्दुल कलाम साहब की एक बुक है, विंग्स ऑफ फायर, जो कि आपने पढ़ी भी होगी। उसी में से लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, 2002 में वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट बने। तो साइंटिस्ट भी थे वो। तो उनका जीवन वास्तव में काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है। तो अपने जीवन के बारे में ही इज़ गोइंग टू टेल अस अबाउट लाइफ, दैट हाउ ही वाज ब्रॉट अप इन हिज चाइल्डहुड, एंड हिज चाइल्डहुड हैड बीन full of struggle. So he will be telling all those things in this particular lesson. So let's begin. I was born into a middle class Tamil family। यानी मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ था, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। अर्स्ट वाइल का मतलब होता है फॉर्मर, यानी पहले मद्रास स्टेट हुआ करता था, बाद में ये तमिलनाडु बना। तो तमिलनाडु का एक छोटा सा आइलैंड टाउन का मतलब, वाई इट इज़ कॉल्ड आइलैंड टाउन? बिकॉज दिस टाउन वाज सिचुएटेड एट द कोस्ट ऑफ आइलैंड। क्योंकि ये जो टाउन था ये आइलैंड के कोस्ट पे था, उसके तट पे था, इसीलिए उसको आइलैंड टाउन बोला जा रहा है। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन? रामेश्वरम। एंड ही वाज बोर्न देयर in a middle class Tamil family. I'm going to show you the actual location of Rameshwaram on India map. So just be with me. This is Rameshwaram. See, this is the white picture of this one. I'm going to make it short. Now you can have the idea. This is the southern area of our Indian map, southern area, and here this is situated. This is an island town. Look at this one. I'm going to zoom it out. It is here. Some pictures of Rameshwaram are also you can see on the screen. Look at these one. This is a bridge. This particular town is very famous for its temples, and you will be finding one picture of Abdul Kalam's house also there. House of Kalam, you can see there. So this is all about Rameshwaram. Let's go back to the text. My father, Janwal Abdin. This was the name of his father Abdul Kalam's. Had neither much formal education nor much wealth. ना तो उनके पास में ज़्यादा शिक्षा पढ़े लिखे थे वो, और ना ही उनके पास में ज़्यादा पैसे थे। Despite these disadvantages, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी, किन डिसएडवांटेजेस के बावजूद, कि ना तो उनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास में ज़्यादा पैसे थे। ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। अब्दुल कलाम के पास में फिर भी बहुत ज़बरदस्त, अब्दुल कलाम के जो साहब के जो फादर थे उनके पास में ज़बरदस्त विजडम थी। इनेट विजडम का मतलब होता है इनबॉर्न विजडम, यानी जन्मजात जो इंटेलिजेंट होता है उसको इनेट विजडम कहा जाता है, इनेट वाइज पीपल कहा जाता है। एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और वो बहुत ही जेनरस व्यक्ति थे, यानी ना तो उनके पास में पैसा था और ना ही शिक्षा थी, फिर भी वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, आशिमा, और उनकी मदर का नाम था आशिया माँ, और वो बहुत ही उनकी एक आइडियल हेल्पमेट थी, यानी उनकी हर काम में किया करती थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि हाउ मेनी पीपल शी फेड एवरी डे, कितने लोगों को वो रोज़ खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, मीन्स आई एम क्वाइट श्योर दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। ही वांट्स टू से कि आई डो नॉट रिकॉल कि हाउ मेनी पीपल शी फेड एवरी डे, कितने लोगों को वो रोज़ खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट श्योर, लेकिन मैं पूरी तरह से इस बात के प्रति श्योर हूँ कि हमारे घर में खाना खाने वाले लोग हमारी फैमिली के मेंबर्स से ज़्यादा ही हुआ करते थे। इट मीन्स टू से मोर आउटसाइडर्स यूज टू विजिट देयर हाउस एंड यूज टू ईट फूड। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं जितने भी घर में बच्चे थे उन सभी बच्चों में से एक बच्चा था। अ शॉर्ट बॉय, शॉर्ट बॉय मीन्स शॉर्ट हाइटेड बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मेरे लुक्स कोई स्पेशल नहीं थे। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब नॉट सो स्पेशल,
born to tall and handsome parents. मेरे पिताजी भी, माताजी और पिताजी दोनों टॉल और हैंडसम थे. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. एंसेस्ट्रल हाउस मीन्स द हाउस विच हैज़ बीन इनहेरिटेड फ्रॉम फोर फादर्स, यानी हम हमारे पूर्वजों के घर में रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. एंड व्हेन वाज इट बिल्ट? इट वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के मिडल में इसको बनाया गया था. इट वाज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस. ये कच्चा हाउस नहीं था. इट वाज बहुत ही अच्छा बड़ा पक्का हाउस था. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूने के पत्थर और ब्रिक यानी ईंटों का बना हुआ था. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere father means simple father. My father was very simple. Austere means one who does not believe in show off and using the luxurious things. He was very simple and he used to avoid all inessential comforts and luxuries. Inessential is the opposite of essential. Essential means जो ज़रूरी होता है. Inessential means ज़रूरी ना हो. तो जो गैर ज़रूरी कंफर्ट्स थे, आराम थे और सुविधाएं थे, उनको उसके पिताजी यानी अब्दुल कलाम साहब के पिताजी अवॉइड किया करते थे. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड, लेकिन जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उनको ज़रूर हमें दिया जाता था. इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे खाना हो, मेडिसिन हो, क्लोथ्स हो, everything was available. In fact, I would say mine was a very secure childhood. Very secure childhood, both materially and emotionally. मटेरियली का मतलब सुविधाओं के हिसाब से और इमोशनली मतलब भावनाओं के हिसाब से. सुविधाओं के हिसाब से उन्होंने जो जो ज़रूरी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, ही गॉट दोज फैसिलिटीज़. एंड इमोशनली ही गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज पेरेंट्स. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. और फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोकआउट यानी सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया. ब्रेकआउट और ब्रोकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, टू बिगिन सडनली. व्हेन आई वाज 8 years old, जब मेरी उम्र थी 8 साल, फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. मुझे नहीं पता, आई डो नॉट नो द रीजन्स, बट हाउ इट हैपन दैट विद द ब्रेकिंग आउट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार सडनली द टैमरिंड सीड्स डिमांड सडनली इंक्रीज्ड इन द मार्केट. यानी मुझे नहीं पता, ये अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं कि मार्केट में अचानक से सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में टैमरिंड सीड्स की डिमांड क्यों बढ़ गई थी. तो ये टैमरिंड सीड्स जो थे, ये जो बड़ी बड़ी ये जो इनके आर्मी के व्हीकल्स थे, इनको आगे बढ़ाने में फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते थे, इसलिए इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी. आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट. तो ये टैमरिंड सीड्स का एक ऑयल निकाला जाता था और उस ऑयल को फ्यूल के रूप में और वेपन्स में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई. तो अब्दुल कलाम साहब ही यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, सीड्स को कलेक्ट करते थे एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप. व्हाट इज़ प्रोविजन शॉप? प्रोविजन शॉप कहते हैं ग्रोसरी शॉप को, ऑन मॉस्क स्ट्रीट, जो कि मॉस्क स्ट्रीट पर उनके घर के पास ही थी. अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. और एक दिन का जो कलेक्शन हुआ करता था वो मेरे लिए 1 आना यानी इतनी बड़ा अमाउंट, उस समय बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, लेकर आया करता था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी. मेरा ब्रदर इन लॉ, वट वॉज द नेम ऑफ द ब्रदर इन लॉ? जलालुद्दीन. वट ही यूज टू डू? ही यूज टू टेल मी मैनी स्टोरीज अबाउट द वॉर एंड विच ही वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, जिसको वो उन स्टोरीज़ को खोजने की कोशिश किया करते थे. किस में? इन द हेडलाइंस इन दिनामनी. दिनामनी वाज द नेम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर. उसमें खोजते थे कि वट एवर द ब्रदर इन लॉ हैज़ टोल्ड, कि जो भी ब्रदर इन लॉ ने बताया वो सही है या नहीं है. आर एरिया, हमारा एरिया बीइंग आइसोलेटेड. रिसेंटली यू सा दिस इन मैप आल्सो. मैप में भी आपने देखा कि ये पूरा एक तरफ से एक खाली एक छोटा सा एरिया है जो बिल्कुल मैप में सदर्न एरिया के बिल्कुल पास में स्थित है और छोटी सी एक पट्टी से जुड़ा हुआ है. तो आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स अलोन, हमारा एरिया बिल्कुल अकेला था. वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, और युद्ध का उस पर कोई असर नहीं पड़ा. बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज. लेकिन जल्दी ही इंडिया को अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा था. आपको अगर आपने एसएसटी में पढ़ा हो तो सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 ग्रुप बन गए थे. एक ग्रुप था अलाइड फोर्सेस का और दूसरा ग्रुप, अलाइड फोर्सेस का जो ग्रुप था इसमें यूके, यूएसए और रशिया की आर्मी थी. तो ये सब इस पर्टिकुलर ग्रुप को इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा. एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड
और इमरजेंसी की स्टेट डिक्लेयर कर दी गई, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। हॉल्ट कहते हैं स्टॉपेज। सो व्हाट वाज द फर्स्ट कैजुअलिटी? कैजुअलिटी मीन्स एक्सीडेंट, फर्स्ट बिग बैड हैपनिंग विच केम इन द फॉर्म। जो पहली बुरी बात हुई वो क्या हुई? द ट्रेन्स विच यूज टू हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, जो ट्रेन्स जो रामेश्वरम स्टेशन पर रुका करती थी, ऑल दोज ट्रेन्स वर सस्पेंडेड। उनका जो हॉल्ट था वो वहाँ पर बंद कर दिया गया, अब वहाँ पर नहीं रुकती थी। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो अब क्या पड़ता था? न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम होने लग गई, तो न्यूज़पेपर्स को बंडल करके, बांध करके और फिर मूविंग ट्रेन से बाहर की तरफ फेंका जाता था। कहाँ पर? ऑन रामेश्वरम रोड, वेयर दिस रामेश्वरम रोड वाज सिचुएटेड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। That forced my cousin Samsudin, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally. तो इसलिए his cousin, what was the name of his cousin? His cousin's name was Samsudin, and what was his job? His job was to distribute newspapers. So obviously he was looking for a helping hand. Helping hand means he was looking for some person, some boys to help to catch the bundles. इसलिए वो किसी आदमी की तलाश में था जो उस बंडल को कैच करे और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करे। आई फिल्ड द स्लॉट, स्लॉट मीन्स जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था उस एरिया को, यानी जो डिमांड थी उस डिमांड को भरने के लिए वो बिल्कुल सही था। Samsudin helped me earn my first wages. So in that way Samsudin helped him earn his first wages. Wages means पहली कमाई। तो शमसुद्दीन ने ही उनकी पहली कमाई के लिए हेल्प की थी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग हाफ ए सेंचुरी के बाद में, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। सर्ज मीन्स कहते हैं इंक्रीज ऑफ प्राइड। प्राइड का मतलब जो उस समय मुझे गर्व हुआ था अपने आप पर कि मैंने खुद पैसा कमाया है, वो आज तक मेरे दिल के अंदर है। दिस वाज सेड बाय अब्दुल कलाम साहब। दे से ही सेज दैट कि वो जो गर्व था उस गर्व को मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा जो होता है वो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में पैदा होता है, स्पेशल होता है, यूनिक होता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। एक स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक मीन्स सोशल, इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट में पैदा होता है। सोशल मीन्स समाज, इकोनॉमिक मीन्स आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और इमोशनल मीन्स आपको पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरह से मिलता है, आपके घर के मेंबर्स का सपोर्ट कैसे मिलता है। तो हर बच्चा ऐसे ही पैदा होता है, उसके साथ उसके जीवन में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। इनहेरिट का मतलब अपने पेरेंट्स से ट्रांसफ़र करना। जैसे आप जानते ही हैं जीन्स से ट्रांसफ़र होते हैं, तो कुछ पेरेंट्स की जो मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं वो भी बच्चों में आते ही हैं। इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू पेरेंट्स। आई इनहेरिटेड, एंड अब्दुल कलाम साहब सेज कि उन्होंने क्या इनहेरिट किया था? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अपने पापा से सीखा था ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, यानी स्व अनुशासन, अपना खुद का अनुशासन। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मेरी मदर से मैंने सीखा फेथ इन गुडनेस, यानी अच्छाई में विश्वास, और डीप काइंडनेस, और गहरी काइंडनेस। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद his 3 brothers and sisters also. He says that it was not he alone, कि वो खुद अकेले ने ये सब चीज़ें इनहेरिट नहीं की थी, बल्कि उनके जो ब्रदर्स और सिस्टर थे उन्होंने भी ये सब चीज़ें इनहेरिट की थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। what were their names? The first was Ramanatha Shastri and Aravindan and Siva Prakashan. These were the names of their childhood friends, his childhood friends. All these boys were from orthodox हिंदू ब्राह्मीण फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं ट्रेडिशनल, परंपरागत। ये तीनों के तीनों लड़के जो थे हिंदू ब्राह्मीण फैमिलीज से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। एज फार एज दीज 3 फ्रेंड्स वर कंसर्न, दे नेवर फेल्ट एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। जहाँ तक इन 3 बच्चों का सवाल है, ये तीनों के तीनों बच्चे कभी भी अलग अलग अपने आप को फील नहीं करते थे, चाहे इनका धर्म अलग अलग था। रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री।
रामानंद शास्त्री के जो पिताजी थे उनका नाम था लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। वो रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में उन्होंने अपने पिताजी से वही चीज़ विरासत में मिली और वो रामेश्वरम टेम्पल के बड़े पुजारी बन गए। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, and Arvindan was engaged in the business of tour and transport, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways। और शिवा प्रकाशन जो है कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जैसे आप ट्रेन्स में जब जाते हैं तब आपको खाना वगैरह जो सप्लाई किया जाता है उसे कैटरिंग कहते हैं, कैटरिंग बिजनेस कहते हैं। तो ही वाज इन कैटरिंग बिजनेस। आप किसी बड़ी शादी में जाते हैं तो वहाँ जो वेटर्स आपको फूड सर्व करते हुए दिखाई देते हैं वो भी कैटरिंग का ही हिस्सा होता है। During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house। तो ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, ये जो श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी उसके अंदर अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि हिज फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, उनकी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। मूर्तियाँ ले जाने के लिए, किसकी मूर्तियाँ? भगवान की मूर्तियाँ टेम्पल से लेकर मैरिज साइट तक। मैरिज साइट का मतलब जहाँ ये माना जाता है कि भगवान राम और उन सीता जी की शादी हुई थी, मैरिज साइट वही लोगों ने मान रखा है। इट वाज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ। और ये कहाँ, लोकेशन कहाँ थी? ये बिल्कुल पॉन्ड के बीचों बीच में थी, जिसे राम तीर्थ के नाम से जानते थे। विच वॉज नियर आवर हाउस, इट वॉज नियर देयर हाउस। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। Abdul Kalam Sahab says that his family, in his family, the stories of Ramayana and the stories of Prophet Muhammad Sahab, all these stories were told। सारी तरह की कहानियाँ रामायण से भी और प्रॉफिट मोहम्मद साहब की भी कहानियाँ उनको उनकी मदर और ग्रैंड मदर सुनाया करते थे। इट वाज सच ए गुड मिंगलिंग ऑफ बोथ द रिलीजन्स, और कितनी अच्छी दोनों रिलीजन्स की एक अच्छी मिंगलिंग थी। मिंगलिंग मीन्स मिक्सचर, यानी पेरेंट्स भी इस धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, a new teacher came to our school। This is very interesting event, this is very interesting happening which happened with Abdul Kalam Sahab। I used to wear a cap which marked me as a Muslim। Abdul Kalam Sahab says that he used to wear a cap, कि वो एक कैप पहनते थे और उस कैप से मालूम पड़ता था कि वो मुस्लिम थे। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, और वो रामानंदा शास्त्री के साथ में बैठते थे। हुज फादर वॉज द मेन प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जिनके कि पिताजी रामेश्वरम टेम्पल के मेन प्रीस्ट थे, तो क्लास में उन्हीं के हाथ बैठते थे। हु वॉर द सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड कहते हैं जनेयू को, जो हिंदू ब्राह्मण जो होते हैं अपनी बॉडी के ऊपर पहनते हैं, उसे सेक्रेड थ्रेड कहा जाता है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। जो नया टीचर था उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुड नॉट स्टमक का मतलब कुड नॉट डाइजेस्ट। हिंदू प्रीस्ट सन इज सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, कि एक हिंदू प्रीस्ट का जो बेटा है वो मुस्लिम बॉय के साथ में बैठ रहा है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, द न्यू टीचर हैड ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर मुस्लिम्स। सो व्हाट डिड ही डू? ही आस्क्ड अब्दुल कलाम साहब टू गो एट द बैक बेंच साइड। उनको कहा कि आप जो है बैक बेंच पर जाकर बैठिए, क्योंकि आप मुस्लिम हैं और आपकी सोशल रैंकिंग जो है वो कमज़ोर है। I was asked to go, okay, I felt very sad and so did Ramanand Shastri। मुझे बहुत बुरा लगा और रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। He looked utterly downcast, downcast कहते हैं sad, वो भी बुरी तरह से दुखी था। As I shifted to my seat in the last row क्योंकि मेरी जो सीट थी वो लास्ट रो में शिफ्ट कर दी गई थी। The image of him weeping, him refers to रामानंद शास्त्री। सो जब मैंने उस रामानंद शास्त्री को रोते हुए देखा, जब मैं लास्ट रो में गया, इट लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, यानी ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव इस घटना ने डाला कि माई फ्रेंड वॉज वीपिंग फॉर मी, कि मेरा फ्रेंड मेरे लिए रो रहा था। एंड इट वॉज सच ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल हारमनी वेयर द हिंदू फ्रेंड इज़ वीपिंग फॉर अ मुस्लिम फ्रेंड।
After school, we went home and told our respective parents about the incident. So after school, what happened? Abdul Kalam Sahab went home. He told his father about the incident, and Ramananda Shastri also told about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher, the priest, main priest, the father of Ramananda Shastri. He summoned the teacher. Summon का मतलब बुलाना. उसने टीचर को बुलाया and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और उन्होंने उनको साफ साफ बताया कि आपको ये सोशल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी का अपोजिट, सोशल मीन्स सामाजिक, इनइक्वालिटी का मतलब असमानता, कि ये जो सामाजिक असमानता का जो आप पॉइजन घोल रहे हैं, जहर बच्चों के अंदर डाल रहे हैं, ये मत डालिए. यानी हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, सब लोग बराबर हैं. कम्युनल इनटॉलरेंस, कम्युनल इनटॉलरेंस का मतलब आपस में दो धर्म के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कॉप अप ना हो, इस तरह का जहर बच्चों के दिमाग में नहीं डाला जाना चाहिए. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. ब्लंटली मीन्स साफ साफ, उन्होंने साफ साफ टीचर को बोल दिया कि आइदर यू अपोलोजाइज, आइदर यू फील सॉरी और क्विट द स्कूल, और या फिर स्कूल को क्विट कर दो, आइलैंड को भी क्विट कर दो. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर ने अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. कन्विक्शन कहते हैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ में लक्ष्मण शास्त्री ने उस यंग टीचर को पूरी तरह से चेंज कर दिया, यानी उसके दिमाग में अब कोई इस प्रकार की गलतफहमी नहीं रही. I always sat in the front row next to the Ramananda Shastri. So you can see here it is he is Abdul Kalam Sahab and he is Ramananda Shastri. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. अगर पूरे तरीके से देखा जाए, ये तो छोटी सी बात थी, लेकिन अगर सोसाइटी की बात की गई, रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी, छोटी सी सोसाइटी, वो बहुत रिजिड थी इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सेग्रीगेशन कहते हैं सेपरेशन, यानी डिफरेंट सोशल ग्रुप बनाने के बिल्कुल खिलाफ थी, वो बहुत रिजिड थे. हाउएवर माई साइंस टीचर्स शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, बाउ एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वाज समथिंग ऑफ ए रिबेल. लेकिन फिर भी मेरे जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. ऑर्थोडॉक्स का मतलब ट्रेडिशनल, जो पुरानी बातों में बहुत यकीन रखते हैं. उनकी वाइफ भी बहुत कंजर्वेटिव थी. कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? हु बिलीव्स इन ट्रेडिशनल थिंग्स, हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द ओल्ड थिंग्स, जो पुरानी चीज़ों को बहुत मानते हैं और उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं. लेकिन यहाँ पर साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, ये एक रिबेल टाइप के थे. रिबेल का मतलब विद्रोही टाइप के थे. वो इन सब सोसाइटी के बंधनों को नहीं मानते थे. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He did his best, यानी अपना पूरा प्रयास किया उन्होंने to break social barriers. And what was the effort? Effort was to break social barriers. What are social barriers? Social barriers are in the name of religion, caste. ये जो religion और caste के जो barriers होते हैं, वो कहलाते हैं social barriers. तो उनको तोड़ने की उन्होंने पूरी कोशिश की, ताकि अलग अलग वैरिंग बैकग्राउंड का मतलब होता है अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई किस कास्ट का है, कोई किस कास्ट का है, वो आसानी से मिंगल हो सके. मिंगल होने का मतलब मिक्स होना. ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वांट टू यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. उनको जो अय्यर साहब थे, उनको अब्दुल कलाम साहब से विशेष स्नेह था और वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा डेवलप हो, अपने आप को विकसित करो. सो यू आर ऑन पार, ऑन पार का मतलब इक्वल विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. बड़े बड़े जो सिटीज़ के लोग हैं, एजुकेटेड पीपल, उनके साथ में तुम उठ बैठ सको, अपनी सोच को उस हिसाब से डेवलप करो. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील. एक दिन, मील कहते हैं फूड, उन्होंने मुझे खाने के लिए बुलाया. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. हिज वाइफ, बिकॉज शी वॉज ऑफ वेरी कंजर्वेटिव थाट्स, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव थाट्स की थी, इसलिए उस बड़ी बुरी तरह से वो भयभीत हो गई. हॉरिफाइड का मतलब टेरिफाइड, कि वन मुस्लिम बॉय वॉज कमिंग टू डाइन. डाइन मीन्स डिनर करना, डाइन से डिनर बनता है, खाना खाना, डाइन से डिनर बनता है.
इन हर रिचुअली प्योर किचन, उसकी पूरी तरह से प्योर किचन, प्योर किचन का मतलब हिंदू संस्कारों के अकॉर्डिंग जो उसकी प्योर किचन है जहाँ नॉनवेज नहीं बनता है, वहाँ पर एक मुस्लिम लड़का खाना खाने आ रहा है. शी वॉज रियली हॉरीफाइड. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उसने मना कर दिया कि वो मुझे किचन में खाना सर्व नहीं करेगी. शिवा सुब्रमण्य अय्यर वाज नॉट पर्टर्ब्ड. पर्टर्ब्ड का मतलब वरिड. शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो चिंतित नहीं हुए. नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ. ना ही वो अपनी वाइफ से मतलब नाराज़ थे. बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ऑन हैंड्स. अपने खुद के हाथों से उन्होंने मुझे खाना खिलाया. एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील. और अपना खाना भी मेरे साथ ही खाया. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. और उसकी वाइफ जो थी टीचर की, वो किचन डोर से उनको देख रही थी. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. अब्दुल कलाम साहब वाज वंडरिंग. वंडरिंग मीन्स थिंकिंग, कि क्या उन्होंने कोई डिफरेंस देखा हमारा खाना खाने के तरीके में, पानी पीने के तरीके में, फ्लोर को क्लीन करने के तरीके में. क्या उन्होंने कोई डिफरेंस नोट किया. व्हेन आई वाज लीविंग हिज हाउस, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड. When he was leaving from there, शिवा सुब्रमण्य अय्यर invited him again to come. दोबारा उसे बुलाया कि अगले वीकेंड पे फिर आना. Observing my hesitation, he told me not to get upset. Observing my hesitation, while Abdul Kalam Saab was hesitating. Why was he hesitating? He was hesitating because he thought that his wife, the teacher's wife, would be having any objection. But he told not to get upset. Not to get upset means not to get tensed. He say, what did he say? Once you decide to change the system. उन्होंने कहा कि एक बार जब आप सिस्टम को चेंज करने का डिसीजन ले लेते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. कन्फ्रंटेड मीन्स फेस्ड. तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है. बिकॉज नॉट ऑल पीपल एक्सेप्ट योर प्रपोज्ड चेंजेस. सारे लोग आपके प्रपोज्ड चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं अगली बार उनके घर गया, Shiva Subramaniam Iyengar's wife took me inside her kitchen. There was a complete transformation of the lady. Wife शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो खुद उनको किचन में लेके गई एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स. और अपने खुद के हाथों से खाना खिलाया. देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर. फिर सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया. एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट. इमिनेंट मीन्स सून टू हैपन. और इंडिया की फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम मिलने ही वाली थी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी. तो उस समय गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि इंडियंस अपना इंडिया खुद बनाएंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म. अनप्रेसिडेंट मीन्स यूनिक, यूनिक विच हैज़ नॉट हैपन्ड अर्लियर, जो पहले कभी नहीं हुआ था. ऑप्टिमिज्म कहते हैं होपफुलनेस. पूरा के पूरे देश में एक अजीब प्रकार की, एक अलग ही प्रकार की यूनिक होपफुलनेस जाग गई. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम. मैंने अपने पिता को परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम छोड़ना चाहता हूँ एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम. और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता हूँ. तो व्हाट वाज द फादर्स रिस्पॉन्स? ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड. उन्होंने मुझे काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी ज़ोर से इस बारे में आंसर दिया. क्या आंसर दिया? अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. मैं जानता हूँ कि तुम्हें अगर डेवलप होना है, तुम्हें ग्रो करना है, तो तुम्हें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट? नेस्ट, क्या एक सीगल, दिस इज द नेम ऑफ ए सी बर्ड, क्या वो सन के अक्रॉस, सन मतलब बहुत दूर डिस्टेंस में नहीं जाती, अकेली नहीं जाती, बिना घोंसले के नहीं जाती? तो इन दैट वे हिज फादर वॉज एक्चुअली गाइडिंग हिज ऑन माइंड. तो इस तरीके से उनके पिताजी अपने आप को ही समझा रहे थे एक्चुअल में, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में थे कि उनको बाहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा जाए या ना भेजा जाए. तो वो अपने माइंड को समझाने की कोशिश करते थे कि जैसे सीगल बिना किसी हेल्प के सन की तरफ जाती है, बिना किसी नेस्ट के जाती है, उसी प्रकार से अगर उनका बेटा, अगर उसको भी ऊंचाइयों तक जाना है तो ही वुड हैव टू गो अलोन. उसे अकेला ही जाना पड़ेगा, बिना किसी नेस्ट के. नेस्ट का मतलब यहाँ पर शेल्टर से, बिना किसी पेट्रोनेस के. ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. खलील गिब्रान वॉज ए वेरी फेमस पोइट. योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, यानी आपके बच्चे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्ससेल्फ. एक्चुअली दे आर द असेट ऑफ द सोसाइटी.
वो सोसाइटी की असेट हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे आपसे होकर आते ज़रूर हैं, मीन्स दे आर योर ओन सन्स एंड डॉटर्स। दे आर वो आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आप जैसे होंगे वो नहीं होगा। यू मे गिव दैम योर लव, यानी आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, बट यू कैनॉट इम्पोज योर थॉट्स ऑन देम। लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि वो आपके जैसे ही बने, आप उनकी अपने थॉट्स उनके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके थॉट्स अपने हैं। और एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और हर चाइल्ड अपने आप में एक यूनिक होता है। वी कैन नॉट इम्पोज आवर थॉट्स, इम्पोज का मतलब थोपना, हम अपने थॉट्स को उनके ऊपर थोप नहीं सकते। तो इन दैट वे ही गाइडेड हिज माइंड एंड सेंट हिज सन to study to the district headquarter. So this was from the lesson. Thank you very much for watching. If you have any difficulty, please drop your comment in the comment box. Thank you.